नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने शासन के सभी कलेक्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, महापौर और सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वो अपने अपने क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करें और साथ ही छाया की जगह बनाएं। वन संपदा को लेकर के भी सीएम मोहन यादव ने अहम जानकारी साझा किया है। आया है, मैं अपनी ओर से शासन के सभी कलेक्टरों से, जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, महापौर, सभी प्रकार के स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों से आह्वान करता हूं कि वो अपने अपने वार्ड के अंदर पीने के स्वच्छ पानी की प्याऊ लगाए, छाया की जगह बनाए। ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। मैं भी प्रयास करूंगा इस संबंध में, बहुत जल्द जिला कलेक्टर के स्तर पर भी मैं चर्चा करूंगा कि हमको हमारे लिए न केवल जल संरक्षण बल्कि जल की सर्व उपयोगिता के साथ सर्व सुलभता भी होना चाहिए। मैं गंगा जल अभियान के अंतर्गत इस भाव को भी प्रकट करना चाहूंगा कि बूंद बूंद जल बचाए, लेकिन लोगों के पीने के भी काम आए और जीवन में भी काम आए। आज का दिन फॉरेस्ट के लिए, खास करके चीता प्रोजेक्ट के लिए और उल्लेखनीय दिन है। आज गामिनी और उसके बच्चों को जंगल की मूल भावना के अनुसार अपने बाड़े से बाहर करके हमारे अपने मध्य प्रदेश की धरती पर वो स्वच्छंद रूप से घूमे और उनके माध्यम से अब ये टाइगर प्रोजेक्ट के बाद खास करके चीता प्रोजेक्ट, ये एशिया का सबसे महनीय प्रोजेक्ट था, जिसकी एक अलग उल्लेखनीय उपलब्धि है। हमारे पास सौभाग्य की बात है, श्योपुर कूनो जिसका चयन किया गया था, वहाँ चीतों को बाहर ला करके वन्य प्राणी की दृष्टि में भी हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उल्लेखनीय काम किया। मेरी अपनी ओर से बधाई। और ये पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, इकोनॉमी बढ़ाएगा। खास करके चंबल के बेल्ट में एक के बाद एक ये सौगातें मिलना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मेरी अपनी ओर से बधाई। वही सीएम मोहन यादव वन संपदा को लेकर के खास प्रतिबद्ध हैं और यही वजह है कि मध्य प्रदेश पर्यटन के लिए एक और गौरव का क्षण आया। सीएम मोहन यादव ने पोस्ट किया कि आज कूनो पालपुर नेशनल पार्क में मादा चीता, गामिनी और उसके जो 4 शावक हैं उनको बड़े बाड़े से सफलतापूर्वक कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल खजूरी वन क्षेत्र में रिलीज किया गया। कूनो जंगल में अब कुल 17 चीतों के स्वच्छंद विचार से वहां आने वाले जो पर्यटक हैं वो सफारी यात्रा के दौरान चीतों के विचरण को देख और अधिक रोमांचक हो सकेंगे। वही मध्य प्रदेश की धरा एशिया से विलुप्त जो हो चुके चीते हैं उनके मां का आंचल बन चुकी है। यहाँ चीते रफ्तार भी भर रहे हैं और अपना कुनबा भी लगातार बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनके लिए वन्य जीव को सहेज कर सबसे रखने के लिए जो जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। तो वन संपदा और चीता प्रोजेक्ट के लिए खास इंतजाम करते हुए सीएम मोहन यादव नजर आए और साथ ही उनका कहना है कि वहां पर 4 शावक को आज़ादी मिली है, गामिनी को आज़ादी मिली है, जिससे कहीं ना कहीं जो जंगल है वो खुशनुमा हो चला है और जंगल में आने से चीतों को भी अच्छा लग रहा है और साथ ही वहां पर पर्यटन की जो संभावनाएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी। इससे बड़ी दूर से लोग आएंगे और पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी, जिससे कहीं ना कहीं राज्य में रोजगार भी बढ़ेगा और पर्यटन बढ़ने से किसी भी राज्य का को कितना प्रॉफिट होता है वो हम सभी ने देखा है। तो इसी प्रोजेक्ट के तहत सीएम मोहन यादव काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां कूनो के खुले जंगल में चीतों को छोड़ा गया और आने वाले दिनों में उसे पर्यटक स्थल के तौर पर और ज्यादा बेहतरीन बनाया जाएगा। वही दिल्ली के कृषि भवन में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर और गेट्स फाउंडेशन के सह संस्थापक बिल गेट्स से मुलाकात की। वह इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कृषि, खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, तकनीकी नवाचार और ग्रामीण विकास से जुड़े हुए जो कई अहम विषयों पर चर्चा हुई है। चौहान ने भारत और गेट्स फाउंडेशन के बीच साझेदारी का गहरा करने को संभावनाओं पर जोर दिया है। वहीं बिल गेट्स ने इस दौरान भारत में हो रहे कृषि अनुसंधान की सराहना की। प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पूरी दुनिया को बहुत फायदा हो सकता है। तो कृषि अनुसंधान की सराहना की है, जहां पर शिवराज सिंह चौहान
मुलाकात करते हुए नजर आए और साथ ही साथ किसानों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि किसान को अन्नदाता कहा जाता है और उनके लिए कि उनके हित में किस तरीके से काम किया जाए, उसी को लेकर के शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करते हुए नजर आए। जहां कृषि अनुसंधान का जिक्र हुआ और कृषि मंत्री ने बिल गेट्स से भी इस दौरान मुलाकात किया है। खाद्य सुरक्षा जैसे जो मुद्दे हैं और साथ ही साथ आगे कौन से डेवलपमेंट किए जा सकते हैं, किस तकनीक का प्रयोग करके कृषि को और ज़्यादा बेहतरीन और किसानों के लिए और ज़्यादा सफल और सुगम बनाया जा सकता है, इसको लेकर के भी इस दौरान चर्चा हुई। मध्य प्रदेश पुलिस पर हुए हमले को लेकर के कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है और पूरा देश मध्य प्रदेश को देख रहा। वही कमलनाथ के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ अपने 15 महीने की सरकार को देखे, जहां हर पोस्टिंग का पैसा लिया जाता था। कांस्टेबल से लेकर अधिकारी वर्ग तक में भ्रष्टाचार से डूबे हुए नजर आते थे। वही कमलनाथ को थोड़ा ज्ञानवर्धन करने की जरूरत है। आज जी अपनी सरकार जो उन्होंने 15 महीने चलाई उसके बारे में तो थोड़ी ज्ञानवर्धन कर लें। कमलनाथ जी की सरकार में चपरासी से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक केवल और केवल भ्रष्टाचार होता था। कांस्टेबल से लेकर और डीजी तक केवल और केवल भ्रष्टाचार होता था। हर एक पोस्टिंग के पैसे लिए जाते थे। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल दलालों का अड्डा बन गया था कमलनाथ जी के समय। कमलनाथ जी मुझे लगता है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन के कारण इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये तो कानून अव्यवस्था की राजधानी मध्य प्रदेश बन चुका है, भ्रष्टाचार की राजधानी मध्य प्रदेश बन चुका है। पूरा देश देख रहा है मध्य प्रदेश की ओर और ये हालात है। वही कांग्रेस नेता द्वारा भगवान परशुराम की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से करने के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने तीखा बयान दिया। मंत्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू विरोधी बातें करती रही और इस बार भी वही किया। सारंग ने कहा कि कांग्रेस हर समय तुष्टीकरण की राजनीति को ही आगे बढ़ाती है। इस पार्टी में इटली की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है और वह भारतीय संस्कृति के खिलाफ हमेशा खड़ी रहती है। उन्होंने इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ अब तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वही मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस से अपील की कि अपने नेतृत्व पर उचित कार्रवाई करें और उसे पार्टी से बाहर कर दें। कहते हैं कि कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की नींव पर ही अपनी इमारत खड़ी करना चाहती है। जब से कांग्रेस ने इस देश में राष्ट्र संभाला, हर समय तुष्टीकरण करके बहुसंख्यक समाज को दबाने का प्रयास किया। एससी, एसटी, ओबीसी सामान्य वर्ग जो बहुसंख्यक समाज का, उसको दबाकर ये आरक्षण देने की जो कांग्रेस ने घोषणा की है, ये असंवैधानिक तो है ही और उसके साथ साथ बहुसंख्यक समाज के हितों का भी कुठाराघात करता है। निश्चित रूप से ये तुष्टीकरण का वो काला अध्याय है जिसके दूरगामी परिणाम देश को भुगतने पड़ेंगे। कांग्रेस को चाहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति को आगे ना बढ़ाए। इस देश में सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाते हुए देश के भविष्य को सुनहरा बनाने की कोशिश करें। निश्चित रूप से ये उनका निर्णय। वही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने लोकायुक्त से भेंट किया है और नेता प्रतिपक्ष ने परिवहन घोटाले से जुड़े हुए दस्तावेज लोकायुक्त को सौंपा है। बताते चले कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने लोकायुक्त को ज्ञापन सौंपकर गोविंद सिंह राजपूत मंत्री मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लोक सेवक के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार कर अपनी पत्नी, पुत्रों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों के नाम से सैकड़ों एकड़ जमीन अवैध लेन देन कर खरीदने और बेनामी अवैध संव्यवहार के जांच किए जाने और साथ ही साथ संपत्ति अटैच करने की मांग की।
मध्य प्रदेश के विधायक गोपाल भार्गव ने औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे निरर्थक विषय बताया है। भार्गव ने कहा कि यह मुद्दा देश के विकास और समस्याओं के समाधान से कोई संबंध नहीं रखता। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मुद्दे केवल समाज में असहमति और बंटवारे का कारण बनते हैं, जबकि देश के विकास की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इससे बड़ा अज्ञानता का कोई वक्तव्य नहीं हो सकता है। उनको शायद धर्म के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, पहले अध्ययन कर लें, इसके बाद कोई बयान दिया करें। ये तो निरी अज्ञानता है, इसके लिए कुछ एक ही रिपोर्ट आई है, नल जल योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। की रिपोर्ट का आप लोग लेकर समिति में जाएगी तो उसके बाद परीक्षा होगी। उमंग सिगार ने आज बहुत बड़ा मतलब लोकायुक्त में जांच के लिए आवेदन दिया मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के लिए। देखिए, जब की रिपोर्ट आती है, कोई भी रिपोर्ट आती है तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाती है, उसके परीक्षण के बाद में जाती है। सर, लोकायुक्त की जांच के लिए विधानसभा में उसके बाद जाएगी। खबर खुदनी चाहिए कि नहीं औरंगजेब की कब्र खुदनी चाहिए सर? ऐसी बात महाराष्ट्र में हो रही है, मध्य प्रदेश में भी बात मांग उठ रही औरंगजेब की जितनी कब्र है। ये निरर्थक विषय है जिनका कोई अर्थ देश के विकास से नहीं है। ये सारे के सारे बयानबाजी जो है किसी भी तरफ से हो, इसका संबंध देश के विकास से, समस्याओं के हल से बिल्कुल भी नहीं है और मैं इन सब में पढ़ता नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां भारतीय किसान संघ मध्य क्षेत्र का 2 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो गया है। इस प्रशिक्षण में भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष साई रेड्डी और भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल आंजना, मोहिनी मोहन मिश्र महामंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें किसानों के साथ हो रही जो कालाबाजारी है उस पर बात की। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ एमएसपी के खिलाफ है, इससे किसानों को बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। रासायनिक नहीं, रासायनिक के बारे में, दैविक खेती के बारे में तो खूब चर्चा हुआ है। हम भारतीय किसान से उस दैविक खेती, गौ आधारित कृषि करने के लिए हम निर्णय लिया। ऐसा ही कुछ पॉलिसी के मैटर के भी देखिए, जीएम सीड के बारे में हम देश भर में लास्ट 2-3 महीने में 258 एमपीस को हम विनती पत्र दिया, फिर हमारा दबाव के कारण वो वापस लेना पड़ा गवर्नमेंट। ये हम जो किसान हित का नहीं है पॉलिसीज, उसके में तो हम विरोध भी करते हैं, उसको सजा भी देता है। उसके कारण किसान को क्या क्या नुकसान होता है ये हम समझाते हैं गवर्नमेंट को। अगर वो कंप्लीट हो तक हम इसके पीछे लड़ते हैं। अब आप देखिए ना, ये बड़ा अपना पूज्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी इसकी जो स्थापना किया भारतीय किसान समूल सिद्धांत, डंकल के बारे में, गैट के बारे में, WTO के बारे में कोई खुद किया है, भारतीय किसान संघ ने किया है। 1981 से ऑनवर्ड्स कभी चरित्र देखे तो भारतीय किसान संघ का ही देश भर में आंदोलन हुआ। उसके कारण में दोहा में हो, सिंगापुर में वो तो भारत के किसान के सुरक्षा में गवर्नमेंट भी खड़ा रहने का हुआ है। भारतीय किसान संघ देश हित और किसान हित सोचते हैं, कोई राजकीय इसमें नहीं। कमल जी, विदिशा में अनाज तिलहन व्यापार उत्थान कल्याण संघ द्वारा एक गार्डन में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अनाज तिलहन संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान व्यापारियों द्वारा विदिशा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मुन्ना भैया जैन को सम्मानित किया गया। साथ ही नई कृषि उपज मंडी में व्यापारियों ने दुकानों के आवंटन को लेकर के विरोध भी दर्ज किया। बताते यह भी चले कि आगे किए जाने पर विरोध प्रदर्शन पर चर्चा किया है और अनाज तिलहन व्यापार उत्थान कल्याण संघ द्वारा एक गार्डन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम लोगों ने हिस्सा भी लिया। वही होली मिलन समारोह का जो आयोजन था वो अनाज तिलहन संघ के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया था। ये आज होली मिलन समारोह प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें शहर के सभी व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों को और बाहर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं और हमारी जो वर्तमान में समस्या मंडी को लेकर विकराल हो रही है उस पर भी चर्चा हो रही है। और आगे शासन से यही अनुरोध है कि हमारी मांग है कि वहाँ रेट कम किए जाएं। इस होली के
अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और सभी ने भोजन का आनंद ले रहे हैं। यही हमारी परंपरा। श्री राम सेवा समिति ने आगामी रामनवमी को लेकर के एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय लड्डू गोपाल मंदिर में किया गया। इस पत्रकार वार्ता में समिति के संयोजक राकेश तिवारी और अन्य संयोजक उपस्थित रहे। राकेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया, 24 मार्च को श्री राम सेवा समिति के कार्यालय का उद्घाटन होगा और 30 मार्च से प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से सनातनियों को श्री राम नवमी की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वह उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो मंगलवार की सुबह 7 बजे हनुमान टोरैया मंदिर में ध्वज पताका फहरा कर किया जाएगा। ये रहेगा कि पहले प्रभात फेरी का एक मुखिया होता था, इस बार जो है बदल के समाजों के 2 मुखिया हर दिन बदल के रहेंगे, जो अलग अलग समाजों के रहेंगे। और इस बार जो रामनवमी रामनवमी की शोभा यात्रा के बारे में पंकज जी अपने आप बोल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कहना चाहते हैं कि ये 20वां वर्ष है और इस बार अनोखी राम शोभा यात्रा निकलेगी। प्रभात फेरी की तारीख कब से रहेगी? प्रभात फेरी 24 तारीख से 30 से 18 तारीख को कल जो है हनुमान टोरैया में झंडारोहण होगा, 24 तारीख को कार्यालय उद्घाटन होगा और 30 तारीख से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। सीएम मोहन यादव के सख्त निर्देशों के बावजूद जिले में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्राम पतौड़ा में एक झोलाछाप डॉक्टर द्वारा एलोपैथी के मरीजों का इलाज किए जाने का मामला सामने आया, जहां सीएमएचओ डॉक्टर राजेश सिसोदिया ने छापे के दौरान रंगे हाथ एक डॉक्टर को पकड़ा, जो एक मरीज को इंजेक्शन लगा रहा था और दूसरे मरीज को सलाइन दे रहा था। यहाँ तक कि डॉक्टर के पास किसी भी प्रकार की मेडिकल डिग्री या फिर परमिशन तक नहीं थी। बावजूद इसके सीएमएचओ ने मौके पर कोई कार्रवाई करने की बजाय केवल निरीक्षण किया और बेरंग ही लौट गए। टोंडा में शिकायत मिली थी कि वहाँ पे झोलाछाप डॉक्टरों के द्वारा क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। उसकी जांच के संबंध में आज वहाँ पे कार्रवाई के लिए गए। तो डॉक्टर के पास डिग्री वगैरह है कि नहीं? नहीं, डिग्री अभी उन्होंने यूनानी डिग्री का बताया, BUMS है वो, ऐसा उन्होंने बताया, पर डिग्री प्रस्तुत नहीं करा उन्होंने। वो बोले हम कार्यालय में डिग्री भेज देंगे। सर उसको अधिकार है स्लाइन वगैरह चढ़ाने का? ये सब वहाँ सब चढ़ी हुई भी थी महिलाओं। हाँ, उनको नहीं है, उनको जो यूनानी पद्धति से इलाज किया जाना उसी का उनको अधिकार है। उनके द्वारा एलोपैथी का इलाज किया जा रहा था। पैथी से हटके जो कार्य कर रहा है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? उसको सील करेंगे, FIR भी की जाएंगे। FIR भी की जाएगी, सील करके बंद कर देंगे और इसके बाद भी यदि उनके द्वारा संचालन किया जाता है तो फिर FIR की जाएगी। विदिशा शहर के रामलीला मेला ग्राउंड में रामलीला के मंचन के बाद अब मसाला बाजार की शुरुआत हो गई है। मेला समिति ने इस बार मसाला बाजार के लिए लगभग 30 दुकानों का आवंटन किया है, जो मार्च से शुरू होकर के मई के अंत तक चलेगा। इस बार मिर्च मसाला बाजार में पिछले साल की तुलना में मसालों की कीमतें सस्ती हैं, जिससे कि खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बाजार में मिर्ची की अगर विभिन्न किस्म की बात कर तो बहुत विभिन्न किस्में हैं और साथ ही साथ गर्म मसालों की कई प्रकार की वैरायटी भी उपलब्ध है, जैसे कि मिर्च, हल्दी, धनिया और मसालों का उपयोग होने वाली छोटी छोटी सामग्री भी यहाँ मिलती है। यह मसाला बाजार न केवल विदिशा के लोगों के लिए बल्कि जो अलग जगह के भी लोग हैं, जैसे भोपाल, बीना, रायसेन और अशोकनगर से आने वाले लोगों के लिए भी अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए आते हैं। गरम मसालों में कौन कौन से मसाले रखते हैं आप और कहाँ से खरीद के लाते हैं? विदिशा से ही खरीदती है, इंदौर से भी खरीदती है। तो पहले में और अब में बाजार में क्या अंतर है? बहुत अंतर है साहब, महंगाई भी है, कुछ महंगाई की वजह से ही परेशानी आ रही है। ये मेला कितने वर्षों से लग रहा है? ये मिर्ची बाजार तो लग रहा है कम से कम 40-50 साल हो गई। और आपकी दुकान? मेरी दुकान हो गई 30-35 साल है। मैं मसाले का आइटम बेचता हूँ, मसाले का पूरा सामान 10-15 साल से मैं कारोबार कर रहा हूँ। पिछली वर्ष और इस वर्ष में क्या है अंतर रेटों में?
रेटों में 10% थोड़ा वृद्धि कम हुई है। हर रेट में थोड़ा कम सस्ता हुआ है। क्या रेट है मसालों की लगभग कुछ जो मसालों में सब बढ़िया चीज़ें हैं। जीरा है 250 से लेके 280 रुपये तक है। हल्दी 160 रुपये से लेके 180 रुपये तक है। मिर्ची है 160 रुपये से 200 रुपये तक है, बढ़िया मिर्ची। धनिया है 100 रुपये से 120 130 रुपये तक। यहाँ पर कितनी दुकानें लगी? ये 30 से 35 दुकान है। इसमें 10-12 दुकान मसाले की है और बाकी मिर्ची की दुकान है। यहाँ पर ग्राहकों की क्या मांग है? ग्राहकों की तेजा मिर्ची की मांग है, C5 की है। तेजा मिर्ची अच्छी रहती है तेज में, और C5 एक कलर में रहती है मिर्ची। काफी मात्रा में मिर्ची बिकती है मेले में। कहाँ से लेके आते हो? हम नागपुर मंडी से लाते हैं। महाराष्ट्र की मंडी है नागपुर, वहाँ से मिर्ची लाते हैं। आंध्रा की आती है, खम्मम गंटूर साइड के माल आता है, और लोकल में इंदौर से आगे खरगोन जिले भेड़िया मंडी की मिर्ची आती है। लगभग कितनी ब्रांड है मसालों की? 10-12 ब्रांड है मिर्ची की। क्या नाम? बढ़ते अगली खबर की ओर। शाजापुर जिले के तिंगपुर में एक महिला जब खेत पर काम कर रही थी कि तभी अचानक मधुमक्खियों के एक छत्ते ने हमला कर दिया। गर्मी के कारण छत्ता उड़ गया था, जिससे कि मधुमक्खियों ने महिला सहित 1 दर्जन लोगों पर हमला कर दिया। इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जबकि बाकी लोग किसी तरह से वहां से भाग निकले। घायल महिला को तुरंत ही उसके परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। हाँ, एक महिला आई थी जिसको बहुत ज़्यादा मधुमक्खियों ने डंक मारा था। तो अच्छी स्थिति में नहीं थी, 2 घंटे पहले डंक मारा था उसको। अभी तो उसको जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सर किस तरह की स्थिति बनी हुई है? अभी तो महिला स्टेबल है। जब आई थी हमारा तब स्टेबल नहीं थी, अब तो ठीक है। बहुत एकदम आई घूम गई सब पे, मेरे को भी कटाया। क्या कर रहे थे आप लोग? गाँव ढो रहे थे। गाँव काट रहे थे? क्या कर रहे थे? गाँव मतलब बेले कर रहे थे। बेले कर रहे थे गाँव? खेत पर ही थे? कहाँ पर हुई ये घटना? कौन सा गाँव? तिंगाजपुर। कितने लोगों का? हम 15-20 जने थे। सब भाग गए, मैंने मैं अकेला लेके आया। इनको ज़्यादा काटा है? क्या नाम है इनका? तो माया भाई। माया भाई। ये खेत पे काम करते हैं इनका खुद का खेत? गाँव ढो रही थी इनका भी हमारा। अच्छा, मेरी भाभी है। भाभी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बिजली विभाग के पावर हाउस में भीषण आग लग गई, जिससे चारों तरफ खलबली मच गई। जहां कोतरा रोड स्थित सब स्टेशन में आग भड़क गई। कई ट्रांसफार्मर और अन्य जो उपकरण थे वो उसकी चपेट में आ गए। आग लगने की वजह हालांकि शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। वहीं इस घटना से करोड़ों रुपए के नुकसान होने का अनुमान भी लगाया जा रहा। भीषण आग की लपटें और धुएं का उबार कई किलोमीटर तक दिखाई दे रहा। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जहां हवा की वजह से आग बढ़ने की जो संभावना है, उसे देखते हुए आसपास के लोगों के घर भी खाली करवाए गए। वही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर धुएं का जो गुबार है उसे साफ समझ में आ रहा है कि किस तरीके की जो आग थी वो भयंकर थी। हालांकि आसपास के मकानों को खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी के साथ ये जो घटना थी उसको काबू पा लिया गया। तमाम ऐसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी जो मौके पर पहुंची और इस आग को बुझाने में लगी। हालांकि जो आग लगने का कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पावर हाउस में ये आग लगी थी। तो जो खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।